नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मेल के लिए लाइव हूँ पटना से। कुछ लोग जुड़ जाते हैं तो फिर इस मसले पर बातचीत करेंगे। और जो हेडिंग हमने लगाई है विशेष तौर पर देश के अलग अलग संस्थानों के भीतर एक आपने एनएफएस को लेकर के डिबेट या खबर देखी पढ़ी सुनी होगी कि एनएफएस। तो एनएफएस सबसे पहले तो बता दें कि एनएफएस है क्या। एनएफएस का मतलब है नॉट फाउंड सुटेबल, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबद्ध एक जीबी पंत सोशल साइंस इंस्टीट्यूट है। तो उस इंस्टीट्यूट के भीतर से जो खबर निकल कर के आई और उसके बाद सोशल मीडिया पर खासा उस पूरे मसले पर एक बहस छिड़ गई कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि कैसे कोई एक नॉट फाउंड सुटेबल हो सकता है, और अगर सुटेबल होने का क्या क्राइटेरिया है किसी भी तरीके से। हालांकि वो जो ओबीसी कैटेगरी है उसमें एनएफएस लिखा गया था, तो उस पर बातचीत करने के लिए। उसके अलावा आपने ये देखा सुना होगा इस बीच की जो जेएनयू है या इसके अलावा जो अलग अलग संस्थानों के भीतर इस समय दाखिले की प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें वाइवा वोसे का एक तरीके से आप साक्षात्कार का जो सवाल है और साक्षात्कार में जो नंबर मिलते हैं वो अब धीरे धीरे कई एक जगहों पर जाहिर होते हैं, कई जगहों पर नहीं जाहिर होते हैं। तो इसको लेकर के भी लगातार एक बातचीत चारों तरफ देखने सुनने को आ रही है कि भाई ऐसा कैसे संभव है कि एक व्यक्ति जिसे रिटन में इतने नंबर मिले और उसके बाद उसे वाइवा वोसे में या आप साक्षात्कार जिसे कह सकते हैं में उन्हें या जो सिनॉप्सिस साथ साथ पीएचडी के लिए या अलग अलग लेवल पर दाखिले के लिए, चाहे एमफिल हो एमए हो, तो उसे कैसे इतने कम नंबर मिलते हैं। तो इसको लेकर के भी एक अलग अलग जो विश्वविद्यालय हैं और जो टैक्स पेयर के पैसे से चलते हैं, तो उस पर भी एक खासा बवाल खड़ा होता दिखाई पड़ रहा है। तो इसी मसले पर बातचीत करने के लिए जयंत हैं हमारे साथ। जयंत जेएनयू में शोधार्थी हैं, पत्रकारिता या मास कम्युनिकेशन से ही संबद्ध उनकी पूरी पीएचडी चल रही है जेएनयू के भीतर। और इन दिनों वो अपने फील्ड का जो पूरा काम होता है, मतलब पीएचडी के प्रेजेंटेशन के बिल्कुल अंतिम डिजर्टेशन प्रेजेंटेशन सारी चीज़ों जो सबमिशन होता है फाइनल, उसके एकदम अंतिम स्टेज में है, तो फील्ड वर्क कर रहे हैं इस दौरान। तो अभी बिहार आए हुए हैं, तो हमने उनसे आग्रह किया कि इस मसले पर हमसे आपकी बातचीत हो सकती है। हम इन सारी चीज़ों को अपने दर्शकों के लिहाज से भी समझना चाहते हैं कि एक इनसाइडर होने के नाते जयंत कैसे सारी चीज़ों को देखते हैं। आप तो सोशल मीडिया पर भी कुछ हम देख ही रहे थे कि जब एनएफएस वाला एक पूरा मामला आया तो आपने उस पर कुछ चीज़ें लिखी भी कि एनएफएस सिंड्रोम से किस तरीके से चीज़ें पीड़ित हैं, या एक पूरा समाज या सामाजिक दायरा जहाँ जहाँ तक विस्तार पाता है वो किस तरीके से पीड़ित है और कैसे सारी चीज़ें। इसके अलावा जेएनयू में आप जेएनयू जो ना जानते हो जयंत को उनके लिए बता दें अपने दर्शकों के लिए कि जेएनयू में रिसर्च करने के साथ साथ जेएनयू में जो एक पॉलिटिकल यूनिट है छात्र राजद की, उसके साथ जयंत जुड़े हुए हैं। तो उस नाते भी क्योंकि इनकी जो पॉलिटिकल यूनिट है वहाँ इस पूरे वाइवा वोसे का जो सवाल है, जिस तरीके से अभी एक नया डिबेट आया है, चूँकि एमफिल पीएचडी के दाखिले की बात आ रही है, तो वहाँ किस तरीके से जो है विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो उस पर क्या पा रहे हैं। और बीइंग एन इनसाइडर क्या गलतियाँ भी कुछ जो एप्लीकेंट होते हैं, क्या उनकी ओर से भी कुछ गलतियाँ होती हैं? आप लोग जब भीतर हैं तो उनके लिए क्या सलाह होगा? जी। मुझे लगता है कि ये बहुत दिनों से कई वर्षों से वाइवा के नंबर घटाए जाने को लेकर एक जद्दोजहद वहाँ पर चलती रही है। और उसके पीछे जो मांग है मुख्य वो ये है कि वाइवा के नंबर, वाइवा का वेटेज मैक्सिमम 15% होना चाहिए। अच्छा। जो 100 में 70 का रिटन एग्ज़ाम होता है, तो उस एग्ज़ाम के बाद 30 मार्क्स का आपका साक्षात्कार होता है। उसमें आप पहले तो एमफिल पीएचडी का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हाल तक चलता रहा, अब एमफिल की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है वहाँ। अच्छा। और अधिकांश जगहों पर तो पीएचडी, डायरेक्ट पीएचडी में आप जो है मास्टर्स प्रोग्राम के बाद ही आप
इंटरव्यू देते हैं अगर JRF है कुछ सेंटर्स में, और नहीं तो एंट्रेंस आप देते हैं और एंट्रेंस के अंक के आधार पर फिर आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं वो लोग इंटरव्यू के लिए। ठीक है। उसमें सब्जेक्टिविटी का जो मामला है वो ये है कि सिर्फ कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। उसमें आपका लैंग्वेज का बैकग्राउंड, अगर आप एक तरह से रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई करके आए हुए हैं, आपकी स्कूलिंग आपने UG ये सब करके PG करके, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। आदर्श स्थिति यह है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन चूँकि वहाँ अधिकांश प्रोफेसर अंग्रेजी दां हैं, ह्यूमैनिटीज़ में मान लीजिए कि अलग अलग भाषाएं हैं तो अलग बात है, लेकिन सोशल साइंसेस में खास करके या साइंस में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिली हैं। इसी स्थिति से बचने के लिए वहाँ प्रोफेसर अब्दुल नाफे कमेटी बनी थी और उसने कैटेगोरिकली यह पाया कि अधिकांश सेंटर्स में इस तरह का डेटा जो है वो दिखाता है कि रिटन एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन इंटरव्यू के दौरान उनको 2 नंबर 3 नंबर 4 5 इस तरह से, तो उसमें कई बार लोग सफ़र करते हैं और मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं। अब यह है कि अगर अंग्रेज़ी बहुत बेहतर नहीं है और जो रिसर्च प्रपोजल आप बना के जाते हैं सिनॉप्सिस और पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं वहाँ इंटरव्यू बोर्ड के सामने, तो उसका भी कई बार आपको नुकसान होता है, क्योंकि स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे हैं वो टर्म पेपर, सिनॉप्सिस, प्रपोजल इन सब का नाम भी अधिकांश जगहों पर नहीं सुने रहते हैं, और वो चूँकि रिटन एग्ज़ाम में तो बेहतर कर जाते हैं, चूँकि पेपर तो लिखा हुआ ही रहता है मास्टर्स का, तो वहाँ पर वो मार खाते हैं। और इस बात को स्वीकार करना चाहिए सबको कि इसकी बेहतरी के लिए स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी टर्म पेपर लिखवाए जाएं। हाँ, मैं उसी चीज़ पे जाना भी चाह रहा था कि सबकी चाहत होती है कि देश की जो भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ जाएं, वहाँ पढ़ें, वहाँ की फीस सस्ती होती है, वहाँ जो सुविधाएं होती हैं, वहाँ की लाइब्रेरी अच्छी होती है। बिल्कुल। जब भी आप स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या फिर बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी जो हैं उसके भीतर वैसी व्यवस्था नहीं होती जैसे आप JNU या DU से लगायत और अलग अलग पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में पाते हैं जी। तो उसके लिए बहुत सारे लोग जो तैयारी करते हैं, बहुत सारे लोग जो हमारे माध्यम से भी देखते सुनते हैं, तो उसमें क्या उनको और करना चाहिए, क्या और करना चाहिए उन्हें? नहीं, एक तो ये कि प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, डेडिकेशन और परसिवरेंस में भी कोई कमी नहीं है। करना यही है कि उन यूनिवर्सिटीज़ में भी इस तरह से कोर्स को डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि वो मास्टर्स में ही टर्म पेपर वगैरह लिखवाए जाएं। रिसर्च मेथोडोलॉजी वगैरह की भी पढ़ाई थोड़ी थोड़ी उनको कराई जाए और अच्छे से कराई जाए। होता है, पेपर होता है, हम लोगों ने भी, आपने भी देखा कि हम लोग मास्टर्स जब कर रहे थे IMC के बाद, तो उसमें भी कुछ तो रिसर्च से जुड़े हुए तो होते ही थे, प्रोजेक्ट वगैरह सब बना के सबमिट करते थे हम लोग, लेकिन उसको टोटलिटी में। दूसरी बात जो है, इन वर्ग के अभ्यर्थियों की जो शिकायत है कि उनको कम नंबर दिया जा रहा है, उसको सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। कई स्तर पर इस तरह का होता है, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, इंस्टीट्यूशन के आधार पर। मान लीजिए कि जो JNU से ही जिसने PG किया है, अब उन टीचर्स के साथ उनका एक राब्ता रहता ही है। ये कोई मैकेनिकल रिलेशनशिप तो टीचर और स्टूडेंट के बीच होता नहीं है, वो एक आत्मीयता और एक लॉन्ग चेरिस्ड जो ट्रेडिशन है वहाँ का, JNU का या बाकी भी कई जगहों का, तो वो अनास्था के माहौल में पढ़ाई नहीं होती है। टीचर और स्टूडेंट के बीच एक बड़ा ही ऑर्गेनिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। टीचर भी चाहते हैं कि हमारे अंडर में अच्छे स्कॉलर्स आएँ, ताकि वो हमारा जो एरिया है उसको और इन्हेंस कर सके, उस रिसर्च को और आगे बढ़ा सके। तो इसलिए चाहते हैं लोग कि अच्छे से अच्छे रिफाइंड स्कॉलर आ सकें। उसी में 1-2 नंबर से, मान लीजिए 3 नंबर 4 नंबर से किन्हीं का छूट जाता है। दिक्कत तब होती है जब कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, किसी को 28-29 तक दे दिया जाता है, तब वहाँ साफ साफ लगता है कि भाई मतलब एक्सेप्शनली वेल अगर कोई कर रहा है और कोई एकदम पुअर परफॉर्म कर रहा है, ये अपच लगता है लोगों को कि भाई जिसका 75-80% मार्क्स अगर है
रिटन एग्जाम में, तो इन्हीं टीचर्स ने इवेलुएट किया होता है उनके आंसर शीट को। बिल्कुल। तो इतना कैसे मतलब गड़बड़ हो जा रहा है? तो एक मिनिमम जो 5 नंबर 6 नंबर ये जो था भी कि 3 कैटेगरी 3 चरणों में बांट दीजिए आप उस इंटरव्यू को, कुछ सिनॉप्सिस के आधार पर दे दीजिए, मान लीजिए कोई जेआरएफ करके आया है तो कुछ उसका वेटेज आप दे दीजिए, है ना, और कुछ परफॉर्मेंस जो है उसके आधार पर। एक चीज और जयंत मैं जानना समझ, जेएनयू का जब भी हम सभी लोगों ने कभी किसी दौर में प्रोस्पेक्टस खरीदा जी, तो उसमें ये भी पाया कि अलग अलग समाज के तबकों का तो पूरा मामला था ही, उसके अलावा जो एक मामला ये रहा कि भाई आप किस जगह से आते हैं, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, उसके हिसाब से भी कई बार ऐसा देखा गया कि और देखा जाता है कि भाई इसमें अगर आप नॉर्थ ईस्ट के किसी संबद्ध जिले से आते हैं, बिहार के किसी ऐसे जिले से आते हैं, तो वहां पर उसके लिए आपको एक अलग से वेटेज है। हाँ, वो डिस्ट्रिक्ट क्वार्टाइल मिलता था। हाँ। जो पिछड़े इलाके भारत सरकार के द्वारा चिन्हित है, पिछड़ा जिला, जी। अगर आपने वहाँ से यूजी किया है तो आपको पीजी में उसका फ़ायदा मिलेगा। और अगर वहाँ से मान लीजिए कि आपने +2 किया है तो जो लैंग्वेज कोर्स है बैचलर्स का उसमें आपको फ़ायदा मिलता था। डिस्ट्रिक्ट क्वार्टाइल का जो पॉइंट जुड़ता था डेप्रिवेशन का, तो वो तो एक है ही, वो उसको बहुत सोच समझ के वहाँ के टीचर्स ने और वहाँ के चांसलर ने इन सब ने बनाया। KR नारायणन भी वहाँ वाइस चांसलर थे, कर्ण सिंह वगैरह वहाँ के चांसलर हुआ करते थे। हम लोगों के बिहार से जो हैं आलोक मेहता जी मिनिस्टर थे और समस्तीपुर से MP, वो UPA 1 के दौरान JNU कोर्ट के मेंबर रहे। उनकी वाइफ भी वहीं की पढ़ी में SIS की सीमा जी, अभी अम्बेडकर चेयर प्रोफेसर हैं यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में। तो देश भर में 32 चेयर है, उसमें एक पटना यूनिवर्सिटी को मिला है। तो ये रहता था कि भाई चूँकि वो एक्ट के ज़रिए उसका ये हुआ है और नेहरू जी के भी विज़न का रिफ्लेक्शन वहाँ मिलता है। वो तो गुजर गए, लेकिन इंदिरा जी ने बाद में, नूरुल हसन साहब वगैरह होते थे। तो बड़ा सुंदर ढंग से JNU को अगर समझना है कैसे बना, तो प्रोफेसर राकेश भट्टबयाल साहब जो हैं बिपिन चंद्रा के लास्ट PhD स्कॉलर, हार्पर कॉलिंस से एक किताब उनकी आई है, JNU द मेकिंग ऑफ यूनिवर्सिटी। तो उसके पूरे इंक्लूसिव कैरेक्टर का आपको पता चलता है। जेंडर डेप्रिवेशन पॉइंट रहा है, इसलिए अब कई सेंटर्स में देखेंगे कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की तादाद है। उसमें ये था कि भाई जीसस मैरी, सेंट स्टीवेंस, मिरांडा हाउस, दौलत राम कॉलेज, इन सब की लड़कियां ही ज़्यादा ना आए, तो उसमें भी एक बीच का रास्ता खोजा गया कि जो रूरल एरियाज़ की लड़कियां हैं उनको थोड़ा ज़्यादा पॉइंट दिया जाए। सभी लड़कियों को तो दिया ही जाए, इन बैकग्राउंड के देहाती कस्बाई इलाके की लड़कियों को ज़्यादा दिया जाए। तो ये सब भी हुआ, उसमें अजय पटनायक साहब वगैरह भी थे। इसमें हम इस बातचीत को विस्तार में ही ले जाएंगे। बहुत सारे लोग जो जिनके सवाल हों वो सवाल छोड़ते जाएं। खुर्शीद भाई, आपका सवाल जो है धान से जुड़ा हुआ है, तो धान खरीद पर के मसले पर हम लगातार रिपोर्ट कर भी रहे हैं, आप तक वो पहुंच भी रही हैं, मगर अभी का जो स्टेटस है वो यही है कि एक स्टोरी आपकी BBC वगैरह पर भी देखी थी, धान की खरीद जो है किस तरीके से प्रभावित हुई है। इस बीच जब अरवा उसना का जो एक पूरा डिबेट है, तो अभी वो कहें कि धान की खरीद में बहुत तेजी नहीं आई है। हम लोग भी अपने स्तर पर रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी शासनिक प्रशासनिक जवाबदेही है उसको सुनिश्चित कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक चीज है ही है। और NFS वाला पूरा जो एक मामला है, नॉट फाउंड सुटेबल, वो भी OBC कैटेगरी में, हालांकि वो अलग अलग कैटेगरीज में भी उनको लेना था और ये कोई दाखिला नहीं था जी, ये नौकरी देने की। जब आप एक तरीके से आपकी PhD होगी, आप MA MPhil PhD के बाद असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरी के लिए आवेदन करते हैं और वहां पर भी आपका एक क्राइटेरिया है कि एक एक सीट पर 8-8 लोगों तक उन लोगों को आपको इंटरव्यू करना है से लेकर के, और वहां भी NFS जो नॉट फाउंड सुटेबल जैसी चीज आ जाती है। तो आप इस पूरे संदर्भ में न सिर्फ GB पंत बल्कि इससे पहले भी कई एक जगहों पर इस तरह के मामले आते रहे, तो आप क्या देखते हैं इन सारी चीजों में? मुझे लगता है कि जब आप इंटरव्यू लेते हैं तो मोटो आपका उन एप्लीकेंट्स, उन कैंडिडेट्स का इग्नोरेंस टेस्ट करना नहीं होना चाहिए, उनके नॉलेज को टेस्ट करना चाहिए। और ऐसा पता नहीं कैसे होता है कि
मतलब नॉट फाउंड सुटेबल, फिर जो कंसोलिडेटेड लिस्ट जारी होती है सिलेक्टेड कैंडिडेट, उसमें लिखा रहेगा नन फाउंड सुटेबल, कोई एक भी अभ्यर्थी आपको इस लायक नहीं मिला। और वो कन्विंसिंग आर्गुमेंट नहीं है प्रोफेसर बद्री नारायण जी का। वो कह रहे हैं कि हम जो ग्रुप सी है, ग्रुप डी है, उन सब में तो बहाली करते ही हैं इन वर्ग के लोगों को, लेकिन यहाँ एक्सेलेंस, एकेडमिक एक्सेलेंस का मामला है, इसलिए हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। और ये सिंपल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं, ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट तो भाई एम्स भी है, रिसर्च इंस्टीट्यूट तो जेएनयू भी है, वहाँ भी तो रिसर्च होता है, पोस्ट डॉक भी लोग करते हैं, पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप लेकर। तो ये तर्क जो है वो बहुत आश्वस्त नहीं करता है उनका। और फिर अगर यह तर्क इतना ठोस है तो फिर नए सिरे से एडवर्टाइज कैसे क्यों करना पड़ा है उनको? क्या दबाव में करना पड़ा है? कोर्ट ने जब इस पूरे मसले का संज्ञान लिया तब जी। और मुझे ध्यान आता है कि जेएनयू में भी मेरे खुद के रिलेटिव हैं, उनको 3 बार नॉट फाउंड सुटेबल किया गया एसआईएस में। और फिर वो इतने ये हो गए कि मुझे भी उन्होंने मशवरा दे दिया कि आईएमसी से तुम जो है कर लो, एक डिप्लोमा लेके रख लो, बाद में कभी काम आएगा। और मेरा सेंट स्टीवेंस कॉलेज वगैरह में जब हुआ तो उसी वजह से नहीं गया। ये उनके जीवन का जो अनुभव था ना कि बहुत मुश्किल होती है अपॉइंटमेंट में, लेक्चरशिप में। अगर आप हिंदी पट्टी या और ऐसी जगहों से जाते हैं, किन्हीं जगहों पर पहुंचते हैं, किन्हीं शहर में पहुंचते हैं, तो आपका रेफरेंस पॉइंट भी बहुत सीमित दायरा होता है। सीमित होता है, एग्जैक्टली। कि जो आपका रेफरेंस पॉइंट है कि आप देखते हैं कि आप तो अगर फर्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर हैं, पहली पीढ़ी है जो पढ़ना लिखना सीख रही है, तो उसके पास ऐसे ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते। वो कहीं भी तुक्का भिड़ा रहा होता है, कहीं कोई आदमी मिल जाए राह चलता हुआ, तो उससे कुछ कर ले बात कि भैया आपका वहां दाखिला हो गया, तो कैसे हो गया, क्या पढ़ ले हम, है ना। तो यूपीएससी वाले से भी आप पूछते रहते हैं और सिपाही की बहाली वाले से पूछते रहते हैं कि अब कहीं भी आपको एक नौकरी चाह रही होती है, बिल्कुल आपके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती, तो कई बार या आपको पढ़ना तक नहीं आता है कि आपको कौन सी किताबें, क्योंकि किताबों का तो अथाह सागर संसार है, ना। और लाइब्रेरी में आप जाएंगे तो कई बार कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी किताब, आप अपने सब्जेक्ट की भी अच्छी किताबें नहीं खोज पाते हैं क्योंकि आपको उसकी समझदारी नहीं होती। तो जो रेफरेंस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं कि आप वहां से देखा और उन्होंने वो इतने हताश निराश हो गए थे कि उन्होंने कहा कि एक डिप्लोमा ले लो। बल्कि उन्होंने ये कहा कि लिटरेचर पढ़ के तुम आए दिल्ली, और ये 2012 की बात है, तुम बीसीए और बीबीए करके आए होते तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। अब बताइए पहली बात कितनी अब अरमान के साथ मैं दिल्ली गया, वहाँ मास्टर्स करूँगा और अच्छे से करूँगा, है ना। तो उनका ये था कि अगर तुम कोई बहुत क्रिएटिव हो और तुम इस तरह की सर्जना करते हो, कविताएं लिखते हो, नॉवेल लिखते हो, तो एक अलग बात है ना। लेकिन अब कहाँ वो ज़माना रहा कि हमारा बेटा अंग्रेजी में मास्टर्स है, हमारा बेटा अंग्रेजी में, ये सब तो बेकार की बातें हैं। तो मतलब एक तरह से उनको लगता था कि ये अनएम्प्लॉयड ना रह जाए अच्छे संस्थान से पढ़ने के बाद भी। ये एक वह इंसान कह रहा होता है जिन्होंने वहाँ से हिंदी के टॉपर रहे एंट्रेंस के, और फिर उन्होंने एसआईएस में एडमिशन लिया, आईआर में एमफिल किया, रशियन स्टडीज़ में पीएचडी किया, फिर आईएमसी पढ़ा और उनका इंफॉर्मेशन सर्विस ग्रुप भी में हो गया। तो वो बार बार कहते थे मुझे मेरा पेट जो चल रहा है और मेरा परिवार पल रहा है वो जेएनयू की डिग्री की वजह से नहीं बल्कि आईएमसी के डिप्लोमा की वजह से, तो इसलिए तुम भी ये कर लो। हाँ, तो यह दर्शाता है कि देश के टॉप संस्थान में भी पढ़ने के बाद आपको लेक्चरशिप मिल जाए, इसकी गारंटी नहीं है। और उसकी वजह यह है कि अगर आप देखिए रिक्रूटमेंट का बार आप हाई कर दीजिए सिलेक्शन का, और किसी को सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़े, तो बहुत गुंजाइश है कि उसमें भी अच्छे लोग आ जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं। मान लीजिए कि एक टेस्टिमनी चाहिए किसी को, है ना। जैसे जेएनयू में एमफिल पीएचडी का जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, उसमें आपके इंटरव्यू के पहले 2 अपने प्रोफेसर से टेस्टिमनी भी वो कहते हैं कि अगर आप लेके आ सकें, नहीं लेकर आ सके कोई बात नहीं। मेरे गाइड जो हैं राकेश पेडवेल साहब, उन्होंने कहा नहीं नहीं, जो कैंडिडेट कह रहा है हम उस पर विश्वास करेंगे, अलग से ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो एडमिशन ब्रांच है वो इस तरह का देता है। तो हम केएम श्रीवास्तव साहब से और शायद आनंद प्रधान साहब से, ये 2
या शायद प्रोफेसर राघवाचार्य, मतलब ये 2-3 टेस्टिमनी लेकर मैं गया, तो उन्होंने कहा नहीं तुम जो कह रहे हो वो उतना काफ़ी है। तो ये होता है, और आप ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में भी जाएंगे तो प्रोफेसर्स का रिकमेंडेशन, मतलब वो एक है ना, तो ये होता है, अच्छे संस्थान में पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि आपको वो प्रोफेसर्स देते हैं और उनकी एक साख एकेडमिक दुनिया में होती है, तो वो चलता है। तो जो भी दर्शक देख रहे हैं उनसे ये कोई हम लोग हड़बड़ी में बातचीत नहीं करें, तो इसलिए आपके कोई सवाल हो तो वो सवाल छोड़ते जाएं ताकि उन सवालों को भी लेते हुए, क्योंकि ये हम सभी लोगों के लिए भी इनरिचिंग है और जानने समझने की बात है कि क्या गलतियां करते हैं हम कई बार। दाखिले की पूरी प्रक्रिया सिर्फ आपका एग्जाम में बैठ जाना भर नहीं होता, उसके बाद भी बहुत एक लंबा प्रोसेस, जैसे टेस्टिमनी की बात है, अगर कहीं टेस्टिमनी कंपलसरी कर दिया जाए या इसके लगायत और भी बहुत सारी देश दुनिया की यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर रिकमेंडेशंस का एक अपना मायने मतलब है जी, तो रिकमेंडेशंस आपको चाहिए होंगी, और कहां से आप रिकमेंडेशन लिख पाएंगे, कोई आप फौरी तौर पर यूं ही आपका रिकमेंडेशन लिख देगा से लेकर के एक, या जिन संस्थान में पढ़े वहाँ के लोग मायने रखता किन है, संस्थान में पढ़े हैं, तो इन सारी चीजों को भी जानने समझने की भी जरूरत है। तो हाँ, उसी चीज़ पे हम बात कर दिए जी। और देखिए पहले पटना यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट आप देख लीजिए कितना समृद्ध था, कितनी तादाद में वहाँ प्रोफेसर्स थे। आज आप देख लीजिए तो हुआ क्या है कि वो चाहे यूपी की यूनिवर्सिटी हो, स्टेट या बिहार की हो या मध्य प्रदेश, टीचर्स की किल्लत है। और यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे तो शायद बेहतर ढंग से पढ़, ये ज्ञान के प्रति उनकी भूख जो है और एक आस्था जो है, इस वजह से चाहते हैं अच्छे संस्थान में जाना, वरना पढ़ना और रिसर्च करना तो उनको खुद ही है। अब आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, जगदा वो BHU से पढ़े हैं, उन्होंने दत्ता मुंशी जी के बारे में बताया एक बातचीत में, और दत्ता मुंशी साहब जूलॉजी के बहुत बड़े प्रोफेसर्स में शुमार थे और भागलपुर यूनिवर्सिटी में वो थे, और वर्ल्ड जूलॉजिकल कॉन्फ्रेंस को एक बार प्रिजाइड भी उन्होंने किया था। तो दुनिया भर के प्रख्यात जो जंतु विज्ञान के जानकार थे, प्रोफेसर थे, उनको उन्होंने बुलाया था। अब आपके आरा यूनिवर्सिटी के ही एक लड़के ने अभी दिया है JNU में, मतलब वाइवा डायरेक्ट PhD में गए JRF के आधार पर। हाँ, ठीक है। अब उनका अच्छा गया, मेरे एक साथी हैं मृत्युंजय, उन्होंने बताया कि अच्छा, और वो यहाँ गए, चूँकि वो पार्टी से जुड़े हुए हैं छात्र संगठन से, तो वो गए यहाँ मिलने अध्यक्ष जी से। तो जो बताया उन्होंने यही अभी जो चल रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन वगैरह वगैरह, तो जगदाओं को भी लगा कि हो सकता है कि कुछ होगी तकनीकी परेशानी या पता नहीं, ये कह रहा है कि बहुत अच्छा गया। तो फिर मैं मिलने गया और सारी बातें समझने के बाद ये लगा उस सीट पर किसी OBC का ही हुआ होगा, है ना। और जानकारी के अभाव में इन्होंने क्या किया कि एंट्रेंस नहीं दिया, जो कि दे सकते थे, ये एंट्रेंस दे सकते थे, उसमें अच्छे मार्क्स आते और इंटरव्यू में थोड़ा ये भी, तो दोनों जोड़ के हो सकता था पॉसिबिलिटी उनका हो जाता। तो उन्होंने सीधे डायरेक्ट इंटरव्यू दिया, वो भी एक सब्जेक्ट में, अप्लाइड सब्जेक्ट में भी दे सकते थे, मान लीजिए कि लाइफ साइंस में दिया तो बायोकेमिस्ट्री में भी दे सकते थे, और इस तरह के और भी सब्जेक्ट, एनवायरमेंटल साइंस वगैरह वगैरह। तो कई बार ये जानकारी के अभाव में भी कई बार आप अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं। और हमेशा यह मान लेना कि आपके साथ भेदभाव ही हो गया और इसी वजह से नहीं हुआ, ये जेस्चर भी, ये अप्रोच भी ठीक नहीं है। मैं उसका एक गवाह हूँ कि बल्कि आप भी, साथ साथ ही हम लोग मास्टर्स के पेपर्स चल रहे थे 2015 में, जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार वाला, और हमेशा ये मन में आशंका रहती थी कि ऐसा नहीं हो कि ये पेपर चल रहा उसी दो इंटरव्यू का डेट आ जाए, है ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, पेपर खत्म हो गए थे और इंटरव्यू एक आध दिन के बाद। लेकिन 1-2 दिन जो समय मिला है, कल इंटरव्यू होना है, आज रात में बैठ के प्रपोजल बना रहा हूँ उसी अंकल के साथ जिन्होंने कहा था कि IMC में कर लेते। और वो उसमें पता चला कि मेथोडोलॉजी मेंशन करना ही भूल गया हूँ। तो वो एक टेक्निकल सवाल है, आप बहुत अच्छा आंसर भी दे रहे हैं, तो उनको ये सबका एक प्रोटोकॉल है, मतलब सबका एक सिस्टमेटिक ढंग से रिसर्च होता है। तो वहाँ पर थी धमीजा जी, उन्होंने पूछा कि मतलब ये नहीं है आप में। और भी टीचर्स, लंबा इंटरव्यू चला, फिर उन्होंने कहा कि शुड आई टेल यू, शुड आई सजेस्ट यू वन थिंग, समटाइम्स स्पीकिंग टू मच गोज अगेंस्ट यू।
तो इस बात से मुझे एक खटका हुआ कि पता नहीं क्यों उन्होंने पूछा था कि मतलब कहाँ से ग्रेजुएशन किया, और मैं उनको टीएनबी कॉलेज की हिस्ट्री बताने लगा कि वहाँ शरद चंद्र चट्टोपाध्याय भी पढ़ते थे, ये पढ़ते थे, सैमुअल जनार्दन शॉ भी वहाँ थे, बाद में सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रिंसिपल बने, हरि दामोदर साहब थे, डी गांगुली वगैरह वगैरह, पीजी डिपार्टमेंट भी बड़ा समृद्ध था हमारे यहाँ। तो हमको लगा कि इन्होंने पूछा तो मैं इनको बता दूं पूरा, तो इतना भी नहीं बोलना होता है। तो ये सब जो सलीका है, ये सब भी हम ये नहीं कहते हैं कि आप चालाक हो जाएं, लेकिन थोड़ा प्रूडेंस की आवश्यकता वहाँ इंटरव्यू में होती है। इस मांग के मैं बिल्कुल पक्ष में हूँ। सुप्रीम कोर्ट वगैरह अदालतों का भी ये कहना रहा है कई बार कि 15% से ज़्यादा अंक अगर वाइवा में होता है तो सब्जेक्टिव होने का ज़्यादा उसमें चांस होता है, और किसको आपकी कौन अदा पसंद आ जाए इंटरव्यू में, किस तरह का जवाब पसंद आ जाए, तो ज़्यादा नंबर होगा तो ये ज़्यादा चांस होगा, और कम नंबर रहेगा तो मान लीजिए कि अभी 70 का होता है, 85 का अगर होने लगे लिखित, और हम लोग को आपको ध्यान होगा आईएमसी में भी शायद 15 का है, 85-15 है, तो वो आदर्श स्थिति है। यहाँ मांग तो 10 नंबर किए जाने की थी जेएनयू में, और 15 वगैरह से जब मेरा सिलेक्शन हो तब से लगातार नॉट मोर देन 15 के हिमायती हम लोग रहे हैं। जिस संगठन में रहा उसकी भी मांग, और वहाँ बहुत सारे साथी जब सीट कट वगैरह सब हो रहा था उसके पहले वाइवा वगैरह कई लोग सस्पेंड, 9 लोग सस्पेंड हुए, मुलायम जी, मृत्युंजय जी, उधर थल्लापल्ली परवीन, भूपाली, इस तरह से कई साथी, तो शायद दिलीप जी भी, 9 लोग थे, वीरेंद्र जी भी थे, बाद में शायद नाम पता नहीं हट गया, जो एकेडमिक काउंसिल की हाँ मीटिंग में एग्जैक्टली उसी समय। तो 2 चीजें साथ साथ 2017 में चली, एक तो गजट नोटिफिकेशन आ गया था तो सीट कट, और फिर वाइवा के अंक घटाए जाने को लेकर तो लंबे समय से ये मांग चलती रही है, और एक संस्थान का मामला नहीं है। मान लीजिए आप टीचर का अपॉइंटमेंट कर नहीं रहे और आप ये कह रहे हैं कि प्रोफेसर 8 को, एसोसिएट प्रोफेसर 6 को और असिस्टेंट प्रोफेसर 4 को ही एक साथ रिसर्च करा सकते हैं। और जेएनयू में तो क्या था कि बहुत सारे लोग एनरोल रहते थे, सीटों की संख्या नहीं घटाई जाती थी, जितना सीट है, अब मान लीजिए कि किसी को एक ही जैसा अंक आ गया तो अगर 10 सीट है तो 13 का भी एडमिशन हो जाता था। लेकिन इस बंदिश के बाद ये दिक्कतें होने लगी। अब एक ही जगह मान लीजिए कि टीचर्स का भी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, एक ही जगह हॉस्टल है बगल में, तो कभी भी इनफॉर्मली लोग आके बैठ के ये सब काम कर लेते थे। इसलिए मैं जेएनयू के टीचर्स को, हम ये नहीं कहते हैं कि बहुत सैंक्टिटी के साथ किसी इंस्टीट्यूशन को एडोर और एडमायर और वर्शिप करना चाहिए, लेकिन बहुत हद तक वहाँ के टीचर्स बेहतर ढंग से गाइड करते रहें। ये जो मसला है इसमें निश्चित रूप से भेदभाव के कई एंगल हैं, कई लेयर्स हैं, और इसीलिए नाफे कमेटी का जो रिकमेंडेशन था, फिर थोराट कमेटी वगैरह भी था पहले, तो उसने पाया कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। पिछले 4-5 साल का जो डेटा को एनालाइज किया गया तो उसमें 2 टीचर्स का नाम मुझे याद है, एक प्रोफेसर जानकी नायर जी हिस्ट्री डिपार्टमेंट की, सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़, और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे लेकिन जेएनयू में आ गए, वो और बृंदा बोस आई थी, तो प्रोफेसर उदय कुमार सेंटर फॉर इंग्लिश स्टडीज़ के। इन दोनों ने अपने हर सेंटर से मांगा गया था कि कौन कौन इसको घटाए जाने के पक्ष में, तो इन दोनों ने पक्ष में नोट लिखा था कि हाँ इसको घटाया जाए। तो ये दोनों तो अपर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते थे। अब बहुत सारे मार्जिनलाइज सेक्शन के भी प्रोफेसर्स ने ये नोट समय पर अपना मंतव्य जारी नहीं किया। उस समय ये अबूझ पहेली लगती थी, क्यों ऐसा नहीं किया। बहुत तरह की गॉसिप होती थी कि पता नहीं प्रमोशन वगैरह वगैरह का मामला, कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में वो लोग नहीं आना चाहते हैं। हाँ, तो ये स्थिति थी। तो मेरा सिर्फ इस मामले में ये कहना है कि अपने एकेडमिक एंडेवर को और बढ़ाते हुए, और ये रिसर्च वगैरह का जो डोमेन है उसमें अपने आप को एनहांस करते हुए, और ये जिम्मेदारी है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की कि अपने बच्चों को ग्रेजुएशन से, पोस्ट ग्रेजुएशन से, इन सब में भी स्किल्ड बनाना शुरू करें, तो शायद उनको दिक्कत नहीं होगी। तब वाइवा में भी उनको दिक्कत नहीं होगी, मेरा ख्याल है। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे 74% से ज़्यादा रिटर्न में आया, और इंटरव्यू में अगर 4 आया तो उसके लिए मैं दोष उन टीचर्स पर डालने के बजाय, शुरू में मुझे लगा कैसा हो, लेकिन जब हमने देखा कि यार मेथोडोलॉजी मेंशन करना हम भूल गए हैं, ऑब्जेक्टिव ठीक से नहीं
क्लैरिटी के साथ हम कह पा रहे हैं। रिसर्च क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं वो भी वेग सा लग रहा है। तो हम अपने आइडियाज़ के लेवल पर क्लियर नहीं है कि हम क्या रिसर्च करना। आप कह सकते हैं कि फिर टीचर्स क्यों हैं, वो आपको तो कोर्स वर्क में पढ़ाएंगे ही ये सब, लेकिन अगर हमने मास्टर्स में ही ये सब सीख रखा होता तो हमको 4 के बजाय हो सकता है 14 आते। 25-25 नंबर भी आए थे कुछ साथियों को, लेकिन वो JNU के थे, है ना। तो जो उसी संस्थान का होगा उसके प्रति थोड़ा स्नेह एफिनिटी रहेगी टीचर्स की, और या फिर वो काम करने का तरीका भी सीख गए होते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि आप पूछिएगा कभी सुशील भाई से कि मास्टर्स में, अब बाकी किसी से भी, मास्टर्स में जितना पढ़वा लेता है ना JNU के टीचर्स आपसे जितना पढ़वा लेते हैं वही असल में पढ़ाई होती है। और हम लोग भी मान के चलते हैं कि जो कुछ पढ़ा है वो TNB कॉलेज भागलपुर में ग्रेजुएशन डेज में पढ़ा है, चाहे वो दत्ता साहब से, अखिलेश्वर ठाकुर जी से, मसूद साहब से, और एक से बढ़कर एक टीचर्स हर सब्जेक्ट में होते थे। प्रोफेसर मनोज थे वहाँ पॉलिटिकल साइंस में, हिंदी में प्रोफेसर आलोक चौबे, कौशल किशोर झा, रामचंद्र घोष, बहुत सारे लोग, तो शमीम साहब। तो हम कह रहे हैं कि वही पढ़ा हुआ काम आता है UG और PG का। विषय से विषयांतर तो नहीं हो रहे हैं हम लोग, विषय इसी से जुड़ा हुआ है कि इस समय की जो एक परिपाटी चल रही है कि मतलब आप रिसर्च कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि भूसा ढो रहे हैं टाइप, है ना, कि आपका एक जो दायरा होता है, आपका जो एक सेम एज ग्रुप होता है, वो अलग अलग नौकरियों में होता है, अलग अलग धंधों में, उसकी देर सवेर आपसे पहले हो सकता है शादी भी हो जाए, और फिर वो एक कंपटीशन भी चल रहा है साथ साथ। या आपके घर से भी दबाव चल रहा है उस चीज को लेकर के कि कब तक रिसर्च करोगे, या फिर जो एक पूरा एक जो मैं परिपाटी की बात कर रहा हूँ, तो जो JNU वाला पूरा मसला जिस तरीके से आया उसके बाद कि भाई इसको 30 साल 35 साल तक 40 साल तक बाल पक गया है और ये लोग रिसर्च ही कर रहे हैं, तो क्या ऐसा रिसर्च में कर रहे हैं, और आप अब बीइंग एन इनसाइडर किस तरीके की दिक्कतें, परेशानियां, किस तरह की कमेंट्री पा रहे हैं, क्या कहना है? देखिए, 2 बातें। हम लोग जिस परिवेश से आते हैं उसमें गांव में ये एक आम बात है कि भाई इंजीनियरिंग, मेडिकल की एंट्रेंस परीक्षा अगर पास नहीं करते हैं बच्चे तो उनका करियर शुरू होने से पहले खत्म मान लिया जाता है, और हम लोग बहुत दबाव के शिकार रहे हैं। +2 वगैरह मन नहीं है, अपना कोई सगा संबंधी, दोस्त, परिजन अगर ऑपरेशन होना है उसका, तो हॉस्पिटल में कांप रहे होते हैं शरीर, हाँ, तो हम लेके जा भी नहीं पाते हैं। हाँ, अब मुझसे मेडिकल की तैयारी करवाई जा रही है तो मैं कितना घटिया डॉक्टर साबित होता। ये कभी बताया ही नहीं गया कि एकेडमिक्स की भी एक दुनिया है और बहुत फैसिनेटिंग दुनिया है, जर्नलिज्म की दुनिया है, वकालत की दुनिया है, इवन सिविल सर्विस की भी दुनिया है, उसकी भी तैयारी। बहुत अच्छे सब बच्चे सब होते हैं, बहुत शार्प ढंग से वो चीज़ों को रिसीव करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन उनको इस मेडिकल इंजीनियरिंग में ज़बरदस्ती चाहते हैं अभिभावक की वो तैयारी करें, और इसीलिए वो तो चूंकि +2 के बाद जो कम्पीट करना होता है कर जाते हैं, तो उनकी लाइफ तो 20 साल तक आते आते एक शेप लेना शुरू कर चुकी होती है। समय पर उनकी, जिसको कहते हैं समय पर शादी, वो सब कुछ होता है। लेकिन हम लोग 3-4 साल गंवा चुके होते हैं तैयारी में, उसके बाद भी सही विषय के चयन में हम लोग कई बार उलझते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से थोड़ा उम्र का, अब हर कोई तो डॉक्टर लोहिया नहीं है कि 19-20 साल में सॉइल टैक्सेशन पर PhD करके जर्मनी से लौट आए और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भी जुट गए। ऐसा नहीं होता। पटेल भी गए विदेश पढ़ने, नेहरू गए, गांधी गए, सुभाष चंद्र बोस गए, ट्राइपॉस टॉपर थे ये इनमें से सुभाष बाबू ICS की परीक्षा में भी। तो ये पटेल वगैरह भी अच्छे विद्यार्थियों में गिनती नेहरू की होती थी। नेहरू के साथ एडवांटेज ये था कि वो हैरो पब्लिक स्कूल में, उनकी स्कूलिंग भी वहीं से हुई, हाई स्कूल भी, तो उनको थोड़ा ज़्यादा, इन सब लोगों से ज़्यादा समय उनको वहाँ बिताने का मौका मिला, तो उस कल्चर में पले बढ़े ढले, तो थोड़ा सा ये रहा। तो एक दून में पढ़ने के अपने फायदे हैं ना। हाँ, मतलब राजीव ने बाकी लोग, है ना, राजीव गांधी के साथ पढ़ लेते हैं, फिर जर्नलिज्म भी करते हैं, या इवन IIC का एक एक्सेस होता है। हाँ, IIC जैसी चीज को आप जानते हैं, समझते हैं, बिल्कुल। हम लोग पहली बार दिल्ली गए तो या IHC तो या IHC और IIC क्या होता है, इस तरीके की चीजें, और वहाँ क्या होता है, वहाँ की लाइब्रेरी में भी हम घुस सकते हैं कि नहीं, कि खाली आप बुलुक कर रहे हैं। वो लोग सुभाष बोरकर साहब थे वहाँ। तो एक बार
तो उसमें भी था कि भाई आप एशिया अगर कहीं एशिया स्पीकिंग डॉक्टरेट टू के आवरसेल्व्स स्टूडेंट करके हैं तो रिसर्च स्कॉलर हैं तभी शायद उस लाइब्रेरी में जा सकते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता है कि उस लाइब्रेरी में बिल्कुल आप बिल्कुल जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, है ना। शायद दौड़ाते हुए जिस तरीके से लोग जाते आते हैं। तो यही तो संघर्ष है ना विष्णु भाई कि जो लोग वहाँ हैं वो पहले जनरेशन का नहीं है। अब तैयब जी के साथ क्या ताल्लुक और इरफान हबीब साहब को कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस आता है, तो वो कोई पहली पीढ़ी नहीं है। अच्छा, दूसरा, एक अच्छा एकेडमिक बनने के लिए आपको पूरी ज़िंदगी खपा देनी होती है। हम लोगों के बहुत तरह की दिलचस्पियों के क्षेत्र हो गए, ये भी कर लिया, थोड़ा ये भी किया, थोड़ा वहाँ भी इंगेजमेंट, लेकिन जो एक डेडिकेटेड एकेडमिक है वो उसी में डूबा रहता है, उसको उसी में आनंद आता है। मैं अपने गाइड को देखता हूँ, कई बार मुझे लगता है कि डू आई डिजर्व टू बी हिज रिसर्च स्कॉलर। रात दिन, अभी मॉडर्न स्कूल पर एक जो दिल्ली का मॉडर्न स्कूल, उस पर एक किताब इस बीच में लिखी, पेंगुइन बुक ऑफ मॉडर्न इंडियन स्पीचेज। जब आप पढ़ेंगे विवेकानंद से लेकर अभी तक जितने लीडिंग ऑरेटर्स भारत के रहे सबके प्रतिनिधि भाषणों का संग्रह और फिर उसका जो उसकी भूमिका और तमाम तरह से, तो हमको लगता है जिस विषय में ये लोग जाते हैं तमाम टीचर्स वहाँ के तमाम मतलब पुराने, तो वो सब उसमें डूबते हैं। एकेडमिक्स की दुनिया है, बल्कि आप अलग अलग दुनिया में जाएंगे। जैसे आप म्यूजिक की जब बात करते तो उसमें भी पूरा जीवन आपको घराना है, मतलब घराने हैं और घरानों से लगाए एक पूरी परंपरा है और उसमें अलग अलग धुनों के हिसाब से कहीं ठुमरी, कहीं ख्याल, कहीं कुछ तो उसको लेकर के कहीं अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का, और वो देखते हैं कि वो कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती हैं चीजें। बिल्कुल। जो और यहाँ आपको सब कुछ कर लेना है, थोड़ा क्रिकेट भी खेल लें, है ना, थोड़ा म्यूजिक का भी शौक है तो कहीं उधर, और कोई सिखाने वाला नहीं होता। और लेट से ये सब शौक हमारे डेवलप होते हैं। कई बार हम जब बाहर निकलते हैं कहीं कुछ टकराता है, कुछ देखते हैं, तो वहां से सारी चीजें आती हैं। उसके अलावा एक सवाल आ गया है कि विश्वविद्यालय में एडहॉक का कल्चर बढ़ता जा रहा है, ये हम सभी लोग भुक्तभोगी हैं, देख रहे हैं सच में। दिल्ली विश्वविद्यालय में जेएनयू से पढ़ने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं अधिकांश लोग एडहॉक पर। कब अब तक तो वो एडहॉक चलेगा? एडहॉक पर भी अब खतरा है ना। अब गेस्ट लेक्चरर से काम चलाया जा रहा है। मान लीजिए कि एक एडहॉक को जितनी सैलरी देनी है उतने में 2 या 3 गेस्ट लेक्चरर वो अपॉइंट कर लेते हैं। और ये एडहॉक का जो सिस्टम है वो इस बहुत ही गड़बड़ है। परमानेंट अपॉइंटमेंट अगर हो, और ऐसा नहीं कि अलग से पोस्ट क्रिएट करना है, जो सैंक्शनड पोस्ट्स हैं उस पर भी बहाली नहीं हो रही है, तो बताइए आप कैसे क्वालिटी मेंटेन करेंगे। अब मान लीजिए जिनको खुद ही ये नहीं पता कि हम अगले सेमेस्टर में अगले साल इस कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे या नहीं, हम निकाल तो नहीं दिए जाएंगे, तो वो पूरे मनोयोग से नहीं पढ़ा सकेगा। एक मित्र हमसे मजाक में कह रहे थे कि अगर कोई ये कह रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बिना पैरवी के उसका एडहॉक पर अपॉइंटमेंट हुआ है तो वो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रही है। तो हमने कहा कि हमको कल पढ़ाना होगा तो क्या नहीं हो पाएगा? मतलब बिना पैरवी का आप करा के दिखा लीजिए। तो हो सकता है कि निराशा की अभिव्यक्ति हो उनकी, ऐसा नहीं है कि मतलब जो काबिल लोग हैं उनका नहीं होता होगा, बिना अप्रोच के होता ही है ना। नहीं तो दिल्ली विश्वविद्यालय चल कैसे रहा है। लेकिन अधिकांशतः लोगों को ये रहता है कि भाई अगर हम किसी से नहीं कहवाएंगे तो पता नहीं, तो ये मन में आता ही क्यों है? क्योंकि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बड़ा वेग सा एक तरह का नजर आता है। तो परमानेंट बहाली होती अगर और हो, अगर बिहार में भी तो एडहॉक पर अब लोग पढ़ा रहे हैं ना, और कई ऐसे डिसिप्लिन हैं जो डेवलप्ड नहीं है, उसमें मीडिया स्टडीज़ भी एक आता है। पूरे बिहार में सिर्फ 2 सीट पर बहाली हो रही है, एक ओपन फॉर ऑल है और एक शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि इस तरह के जो विषय हैं, या मान लीजिए कि आपका जो ये सोशल वर्क है, लिंग्विस्टिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, कुछ को तो अप्रूव कर दिया है कि भाई आईआर वाले भी अप्लाई कर सकेंगे, उनको एडजस्ट करेगा पॉलिटिकल साइंस में, उसी तरह से लिंग्विस्टिक्स को इंग्लिश में, इस तरह की बातें हो रही। लेकिन जेंडर स्टडीज़ है, मतलब वीमेन स्टडीज़ है, इस तरह से अंबेडकर थॉट है, गांधीयन थॉट है, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसमें दिलचस्पी लोगों की जगी है और उसमें बहाली होनी चाहिए। रेगुलराइजेशन के नाम पर बहुत सारे पोस्ट को सरेंडर कर दिया गया। इसी मौजूदा सरकार, ये 9 वगैरह की बात है, 9-10 के आसपास की बात है, ये सब खूब चलता था कि भाई नए पोस्ट तो क्रिएट होने चाहिए थे, चूँकि टीचर स्टूडेंट का रेशियो बहुत ही असंतुलित है, उनको क्रिएट करने के बजाय जो पहले सैंक्शन पोस्ट हैं उसको ही सरेंडर कर रहा है। बिल्कुल। नीलेश, सुषमा कुमार, आपका जो कहना है वो बिल्कुल जायज़ है, हम इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ भी हैं,
और उस पर बातचीत करने की भी कोशिश रहती है। लेकिन हम अभी जिस मसले पर विशेष तौर पर बातचीत कर रहे हैं वो थोड़ा इससे हट करके संदर्भ है। नौकरियों का सवाल है ही है, सबके सामने है कि किस तरीके से जो एडहॉक की नौकरियां हैं, और एडहॉक के बजाय साथ साथ जो है जयंत ने बताया कि कैसे गेस्ट। जी जी। उसके अलावा जो पूरी पीएचडी की प्रक्रिया है, जो एक पूरी परिपाटी है जिस पर कुछ एक संस्थानों को छोड़ दिया जाए जो देश के अग्रणी संस्थानों में जिनको शुमार किया जाता है, तो बाकी तमाम विश्वविद्यालयों में, इवन की अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी आप देखते हैं कि जो रिसर्च का पूरा कार्यक्रम है, और वहाँ वो प्रोफेसर साहब का झोला उठाओ कार्यक्रम होता है। तो वो इस बात से ऐसा नहीं है कि हम सभी नावाकिफ हैं, सारी चीज़ों को जानते हैं। हालांकि अच्छे टीचर्स आपको डिस्करेज करते हैं अगर आप ऐसा करने की कोशिश भी करेंगे। मैं जानता हूँ ऐसे हमारे गाइड तो कभी ऐसा नहीं करने देते, कोई कहे भी कि सर ऐसा तो ना। अगर आप देखेंगे हम कि खुद ही सक्षम है। मुझे एक, अब हालांकि वो कांग्रेस पार्टी से संबद्ध होकर के काम कर रहे हैं, जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष थे संदीप सिंह जी जी। तो उन्होंने सत्याग्रह वेबसाइट पर संभवतः एक एडहॉक की पूरी प्रक्रिया पर, और कैसे वो दिल्ली विश्वविद्यालय में चाहते थे कि एडहॉक पर पढ़ाएं, और से लेकर के एक संभवतः छद्म नाम से या अपने ही नाम से कुछ लिखा था कि कैसे एक रिसर्च स्कॉलर इस संघर्ष में है, और कैसे वो जा रहा है तो प्रोफेसर की अगर बिटिया उसके सामने पड़ जा रही है तो उसकी कैसे उसको बड़ाई करनी है, से लेकर लगे जो एक पूरी ह्यूमन साइकी है कि आप उस प्रोफेसर के अंदर में आपको पीएचडी करनी है, तो उसका जो मैं कह रहा हूँ कि सब्जी ढोने से लेकर के, और ये हम देखा है हमने कि किस तरीके से वो घर के सारे काम करता है रिसर्च के अलावा, है ना, और जो वाकई उससे काम करना है, और वो फिर वही आधार भी है, उसकी नौकरी भी उसी आधार पर होती है देर सबेर। कैसे, और ये कोई कहे कि कनेक्शंस काम नहीं करते और पैरवी काम नहीं करती, तो एकेडमिक्स की दुनिया में शायद ये अपने तरह का एक, मुझे लगता है कि आपको चूंकि ये सच है इसलिए आपको एक्सेप्शनली वेल होना पड़ेगा, और बिना खींचे हुए, बिना कोई लंबा स्ट्रगल और 3 साल का समय है वो 7 साल चला जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गिव अप कर देना है ना। मान लीजिए कि अगर यूनिवर्सिटी स्पेसेस में आपके लिए कोई जगह मैसर नहीं है, तो अगर आप अच्छे स्कॉलर हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता उन आइडियाज़ को। आप लिखेंगे, आपका रिसर्च प्रोजेक्ट होगा, देश दुनिया में हैं पर्याप्त एवेन्यूज़ हैं जहां आप जा सकते हैं, है ना। अब ये जो सिस्टम है, ये सरांध जो है, इसको दूर करने के लिए भी लगातार जद्दोजहद की आवश्यकता है। इस माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। आप मौके तो देकर देखिए, मान लीजिए कि एंट्रेंस तक ही ना अफर्मेटिव एक्शन है या जो कुछ भी है, और ऐसा नहीं है, कई दफ़े ऐसा हुआ है कि वहाँ आपको जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसमें भी रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चों से ही वो सीटें भर गई हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि बहुत ही जेन्युइन लोग वहाँ पढ़ा रहे हैं। कुछ सेंटर्स में इस तरह का जो बायस है, चूँकि इसी समाज से निकल के टीचर भी बनते हैं, तो वो कई बार काम कर रहा होता है। हम थोड़ा बातचीत को थोड़ा सा अलग, जैसे अच्छा एक और बात मैं कहूँ, भूल ना जाऊँ, कि जेएनयू के बारे में ये परसेप्शन ये है कि वो जैसे दीनहीन विचाराधीन की यूनिवर्सिटी हो, जैसे वहाँ गरीब गुरबे ही पढ़ते हो, ऐसा नहीं हुआ। मिनिस्टर के बच्चे से लेकर ब्यूरोक्रेट के बच्चे से लेकर एक से एक धनाढ़ वर्ग के लोग पढ़ते हैं। हाँ, गरीबों के बच्चे भी पढ़ते हैं जो बहुत मेधावी हैं, जो उस एंट्रेंस को क्वालिफाई करके आते हैं, है ना। तो इसमें जैसे आप मौके की बात कह रहे थे, मौके की बात से जब भी आरक्षण की एक पूरी बातचीत आती है तो मौका मेरिट कहते कि मेरिट को क्यों दरकिनार कीजिएगा, फिर आरक्षण की बात आती है तो फिर मौके की बात होती है कि मौका नहीं देंगे तो आप कैसे, जो एक जो पहले ही लेवल फील्ड की बात होती है कि पहले तो आप कोई सुदूर दक्षिण में है, कोई नॉर्थ ईस्ट में है, कोई बिहार के किसी ऐसे जिले में है जहाँ की पूरे देश के लिहाज से सबसे अधिक गरीबी है, वहाँ कोई एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ जा कर के आप पढ़ सकें, या फिर आप बिहार के तमाम यूनिवर्सिटीज़ का जो जिस तरीके से भी सत्र 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन 4 साल में, 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में, और उसमें कहाँ क्लासेस चलती हैं,
सारे लोग जो है कुंजिका के माध्यम से ही पढ़ करके जब पास होते हैं, उसमें आपको प्रोफेसर्स किस तरीके से पढ़ाते हैं से लेकर के तमाम तरह की चीजें हैं, तो वो जब कॉम्पीट करेगा देश के तमाम प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाले ही ग्रेजुएट से, और उसकी जो एक पूरा बैकग्राउंड है कि वो पिछली पीढ़ी वाला एक पूरी बातचीत, आपने पहली बार किसी राइटर का नाम ही सुना होगा, उस राइटर से वो रूबरू है वहां पर, तो इन सारी चीजों में जो मेरिट और मौका वाला जो एक डिबेट है आरक्षण को लेकर के, उसमें क्या पाते हैं? देखिए, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि भाई ये अकादमिक रूप से अभी उस तरह से परिपक्व नहीं है, वो नॉलेज का जो पूरा का पूरा डोमेन है, उसमें यही नहीं कि नॉलेज बैंक में आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं, उनकी दक्षता किसी और क्षेत्र में है। मान लीजिए CSRD है, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, ज्योग्राफी का डिपार्टमेंट। अब कोई पशुपालन करके आया है, कोई किसानी करके आया है, किसी को उस तरह के ज्योग्राफिया में बड़ी दिलचस्पी है, वहाँ जल्दी चीज़ों को ग्रैस्प कर लेता है, उसने नदी नाले तालाब पोखर झील पेड़ पौधे पहाड़ सब देख रखे हैं, हाँ, तो हो सकता है वो बेहतर ढंग से रिसर्च करे, वो सॉइल के बारे में ज़्यादा वो एक तरह से पैशन के साथ चीज़ों को ये करे, तो इसलिए वहाँ के टीचर्स ऐसे बैकग्राउंड के लोगों को मौके देते रहे हैं, है ना, मौके देते रहे, और इसीलिए ये सब डेप्रिवेशन पॉइंट वगैरह जो देख रहे हैं उसी मानस का नतीजा है कि भाई इन क्षेत्रों के लोगों को लाओगे तो हो सकता है ये मौलिक ढंग का जो ज्ञान है उसको शेयर करेगा। आप अभिजीत पाठक जी की किताबें देखिए, है ना, जो वो पेडागॉजी पर है, उनके अपने तजुर्बे पर है, हाँ, वो टीचर्स पेडागॉजिक ट्रेवलॉग कुछ इस तरह से, हाँ, केओटिक ऑर्डर, तो वो बार बार इस तरह की बातें कह रहे हैं कि हमको यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन इसकी इजाज़त नहीं देता, लेकिन वो कैसे हमको बारिश में पहाड़ों के बीच या ओपन थिएटर में जाके, और तब जो हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, हमारा स्कॉलर एक्सपीरियंस कर रहा होता है, इस चार्म, इस प्लेजर से कैसे कोई यूनिवर्सिटी वंचित कर सकता है। हाँ, हमने तोड़ा, प्रोटोकॉल तोड़ा, हमने सेट नॉर्म्स को दरकिनार किया और हमने पढ़ाया, हाँ, तो मेरिट वगैरह की जो बात है वह भी एक मिथ ही है। ये मेरिट का सोहर हर आंगन में गाया जा सकता है, मौके मिलें तो। अब मान लीजिए कि पहला जनरेशन जो है, अब यह भी तो अपने अनुभव से बताएगा ना अपने बच्चों को, और उस पर ज़्यादती नहीं करेगा जो उस पर ज़्यादती उनके माता पिता के द्वारा हुई या टीचर के द्वारा हुई, तो 2-3 जनरेशन में तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाएगा, है ना। तो इसलिए मौके दिए जाने चाहिए, उसको हैम्पर नहीं किया जाना चाहिए। हो सकता है कि बहुत अच्छा ना भी करे, हो सकता है, ये बहुत स्वाभाविक है कि कुछ बच्चे जो हैं जिनको मौके मिलें वो नहीं कंप्लीट कर पाएँ, उनकी थीसिस सबमिट ना हो पाए। कोशिश ये रहती है और होनी चाहिए कि उनका भरपूर एक तरह से भावनात्मक रूप से भी सपोर्ट करके उनको टूटने ना दें, उनका रिसर्च पूरा हो। चूँकि यूनिवर्सिटी का पैसा लगा रहता है, मान लीजिए कोई 3 साल में छोड़ के चला जाए, तो ये तो उस गाइड के लिए भी अच्छी बात नहीं है और यूनिवर्सिटी के लिए भी अच्छी बात नहीं है। UGC जो फंड देती है उसका भी एक तरह से ज़ाया होगा। तो लोग कोशिश करते हैं कि वो किसी तरह से कंप्लीट करके ही जाएं, थीसिस अपना सबमिट करके ही जाएं, ये सब की कोशिश रहती है। बिल्कुल। चूँकि आपका एक कमेंट और आ रहा है नीलेश सुषमा कुमार जी कि EWS के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला शुरू हो गया है। BS USC में SC और EWS का कट ऑफ बराबर होता है। बिल्कुल इस तरीके की चीज़ें। और देखिए जो EWS की पूरी बातचीत है, EWS के लिए जो सर्टिफिकेट्स बनवाने हैं वो आपको कहाँ से बनवाने हैं और वो किस तरीके से बनते हैं से लगाए बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर वाकई जो है उस पर स्क्रूटनी करने की ज़रूरत है, उस पर चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है। और ये सारी जगहों पर हो रहा है, कोई एक कैटेगरी की बात नहीं है, अलग अलग लेवल पर। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि एकेडमिक्स में हो रहा है, ये तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हो रहा है कि कई बार आप देख रहे हैं कि कोई MLA बन जा रहा है अलग कैटेगरी का सर्टिफिकेट बना करके, और देर से चीज़ें खुल रही हैं, कहीं से कोई बात आ जा रही है तो उनका जो है MLA होना निरस्त हो रहा है, से लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं। और
कुछ बात करेंगे तो कुछ बातचीत छूट ही जाएगी। उसमें और वो एक बातचीत चीज छूटेगी भी तो हम अगली बार उस पर ही बातचीट करेंगे। उसमें एक चीज़ जो है, ये जो कह रहे हैं, पहले ये होता था कि जो जनरल कैटेगरी है, जो ओपन फॉर ऑल है, उसका जो कट ऑफ होता था उससे कुछ कम रखा जाता था आइडियली ओबीसी का, उससे कम एससी का, उससे कम एसटी का, है ना। अभी भी ये पैटर्न होगा ही, उसको अगर कोई नहीं फॉलो कर रहा है तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये रहता था कि मतलब 5 या 8 नंबर का डिफरेंस रहता था जनरल कैटेगरी और ओबीसी के बीच, फिर उसी तरह से एससी, फिर एसटी, पीडब्ल्यूडी, है ना। अगर ये कट ऑफ बराबर हो जा रहा है तो ये कट ऑफ बनाने वाले लोगों पर भी, एडमिनिस्ट्रेशन पर भी, या जो लोग उसमें हैं इस प्रशासनिक मामले में, उनको देखना चाहिए। दूसरा, ये ओबीसी का क्रीमी लेयर वगैरह का की जो सीमा है उसको बढ़ाए जाने की मांग होती रहती है। और जो ईडब्ल्यूएस का मतलब जो वार्षिक आय वगैरह का एक है, तो वो भी लगता है कि भाई उस पर बात भी हुई है, पार्लियामेंट में भी हुई है कि जिनका मान लीजिए कि 66,666 रुपये प्रति माह अगर उसकी आमदनी है तो उसको आप कैसे रख रहे हैं। और फिर जो असल में ईडब्ल्यूएस में आते हैं वो छूट जाएंगे, और जो उस दायरे में बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो उसी तरह से यहाँ देखिएगा धानुक जो होते हैं उसका सर्टिफिकेट बना के कुर्मी लोग भी अति पिछड़े में, ये एक है, मतलब ये फ्लॉज चलता रहता है। और ये फ्लॉज चलते हैं, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी और इस पर सवाल भी उठते रहते हैं, वो अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हिसाब से बिहेव, परफॉर्म और सारे जो है कदम जो है उठाती हैं। तो ईडब्ल्यूएस वाली भी सारी जो बातचीत आई, वो याद होगा कि पिछले लोकसभा चुनाव से पहले अचानक से इंट्रोड्यूस किया गया बिल, और उस पर कहीं कोई बहुत ये नहीं हुआ, विरोध नहीं जताया गया। जिन पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उससे राज्यसभा में इसका हुआ मुखालफत गया, तो उसको एक बहुत समर्थन नहीं मिला चारों ओर से, है ना। जो जबकि पॉलिटिकल पार्टीज और भी डीएमके वगैरह ने किया था, उससे लगाया पॉलिटिकल पार्टीज जो उसी कमोबेश उसी धारा के साथ चलने की बातचीत करती हैं उत्तर प्रदेश के भीतर, उन्होंने अपना उसको लेकर के बहुत विरोध नहीं जताया। तो ये सारी चीजें भी बिल्कुल वही हो रही है। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और वो अपने हर चीज को पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिहाज से देखती हैं, तो कई बार वो चुप्पी साध लेती हैं अलग अलग मसलों पर। हालांकि मंडल मूवमेंट जिनको ध्यान होगा उसमें क्रीमी लेयर वगैरह के साथ जो आया, और इंदिरा साहनी वाला जो था 9 जजेस की बेंच वगैरह ने जो डिफाइन किया कि भाई इंडिविजुअल को रिजर्वेशन नहीं दे जाता, एक क्लास को, एक वर्ग को, हाँ, तो इसलिए इसको नहीं रोका जा सकता और इकोनॉमिक बेसिस पर हम नहीं दे सकते। नरसिम्हा राव ने लाया था 10% वाला, लेकिन वो कोर्ट ने ही उसको ये कर दिया था। और यहाँ ये कहना है कि अपॉइंटमेंट जो हो रहे हैं उसमें ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी तो भरी जा रही है, उसको क्रिएट किया जा रहा है जहाँ जहाँ, लेकिन बाकी वर्ग के लोगों को जो नोट फाउंड सुटेबल किया जा रहा है, इस वजह से घनघोर ढंग से आक्रोश है। और उस आक्रोश की अभिव्यक्ति इस बार देखने को भी मिली जीबी पंत इंस्टीट्यूट में जो कुछ हुआ, और फिर फ्रेश एडवर्टीजमेंट निकला भी। हमारा कहना है कि अगर एक तो ये बात है कि ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है, अपॉइंटमेंट भी हो रहा है, सारे पद भरे जाने चाहिए, टीचर्स की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक टीचर 30 साल के लिए कम से कम अपॉइंट होता है, और वहाँ अगर मेडियोक्रिटी के साथ अपॉइंटमेंट होगा तो वो पूरा जनरेशन प्रभावित होगा। इसमें कोई क्लास की भी बात नहीं है, कास्ट रिजर्वेशन का तो जो ड्यू प्रोसेस फॉलो होगा ही, जो कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड अफर्मेटिव एक्शन है वो तो आएगा। हम कह रहे हैं चाहे जनरल कैटेगरी हो, जनरल मतलब ओपन फॉर ऑल है, उसमें जो मेरिट में आएंगे वो उसमें भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन रिजर्व्ड फॉर अनरिजर्व्ड उसको मान लिया गया है। तो ये एक बहुत ही फ्लॉज से भरी अंडरस्टैंडिंग है। हम कह रहे हैं कि जितने खाली पड़े पोस्ट हैं सबको भरे जाएं, और जहां शिक्षक छात्र अनुपात है वो असंतुलित है वहां नए पोस्ट क्रिएट किए जाएं, क्योंकि ये अगर आप नहीं करेंगे, स्कूली व्यवस्था पहले से ध्वस्त हो गई है हमारी सरकारी व्यवस्था। और हायर एजुकेशन में आप देखेंगे सीनियर सेकेंडरी की भी स्थिति ठीक नहीं है। +2 में प्रमोट कर दिया गया उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, और वहाँ आपको कोई फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का लैब नहीं है, और सिर्फ बिल्डिंग पर चल रहा है, और टीचर्स भी नहीं है। यही हाल अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी में, और बिहार में तो बहुत सारे कॉलेज से +2 की पढ़ाई समाप्त करवा दी है नीतीश जी ने। तो अगर
ये बहाली नहीं होगी केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी, राज्य के विश्वविद्यालय में भी, तो हमारा पूरा नॉलेज सिस्टम चरमरा जाएगा। इसलिए इसको बहुत गंभीरता से देखना चाहिए। बिल्कुल। तो हम लगता है कि लंबी बातचीत हो गई, फिर बातचीत करेंगे। अभी 1-2 दिन तक और हैं जयंत। आप लोगों के सवाल जो हैं आप लोग साथ साथ छोड़ के जा सकते हैं, और जो लोग भी साथ अब तक बने हुए हैं या इसके अलावा जो लोग भी देख रहे थे, उनसे आग्रह है, गुजारिश है कि वो लोग इस वीडियो को शेयर करते चलें, ताकि ये बातचीत जिसे काफ़ी हद तक अकादमिक बातचीत कह सकते हैं, बहुत तुरंत फुरत में या फौरी कोई बातचीत नहीं है। आप सभी लोग, जो बहुत सारे लोग एप्लीकेंट हो सकते हैं, होंगे अपने घर परिवार में, हमारे सभी के घर परिवार के इर्द गिर्द जानने वालों के बीच हो सकता है कि ये जानकारी जो है उनके लिए ज़रूरी हो, तो उन तक भी पहुंचती रहे चीज़ें। यही है अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। द बिहार मेल के लिए पटना से मैं विष्णु नारायण, बहुत धन्यवाद।